ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित अपनी समस्त टीम के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम सवाल जवाब में। आप सबके मध्य लोकप्रिय विदुषी अनुपमा जी जुड़ गई हैं आपके जवाबों के साथ। स्वागत है अनुपमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी और हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। अनुपमा जी, विगत दिनों आपने गुरु परिवर्तन प्रभाव को लेकर एक शानदार वीडियो बनाया था जो हमारे दर्शकों के मध्य बहुत लोकप्रिय हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आया कि देवगुरु मकर राशि से निकलते ही कुंभ में भले ही आ गए हों और अपनी नीचता से भी मुक्त हो गए हों, पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का क्या कुछ प्रभाव अभी भी उन पर रहेगा? वैसे साथ में शनिदेव होने से नीच भंग तो उनका हो ही रहा था। वैसे गुरु का क्या उच्च होना और क्या नीच होना, पर ये कलयुग है इसलिए संभावना तो बनती ही है। बहुत ही अच्छी जिज्ञासा है मनीषा जी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 6 अप्रैल को गुरु अपने नीच की राशि मकर से कुंभ राशि में चले गए हैं। आपने सही कहा कि गुरु का नीच भंग हो रहा था क्योंकि शनि भी साथ में ही थे, परंतु फिर भी वो अपनी नीच की राशि में थे। भले नीच भंग हो रहा था, नीच भंग तो एक विकल्प की तरह है और गुरु ज्ञान के कारक हैं और मकर राशि जो होती है वो कर्म की राशि है। तो ज्ञान का कारक अगर कर्म भाव में चला जाए, जैसे एक गुरु हैं उनको पढ़ाने के अतिरिक्त कोई और कार्य करने के लिए कह दिया जाए तो वो उतना इफेक्टिवली वो कार्य नहीं कर सकते हैं। यही गुरु के साथ होता है कि वो वहाँ उदासीन हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि मकर राशि में गुरु का स्वभाव थोड़ा सा तामसिक हो जाता है, जबकि गुरु नैसर्गिक सात्विक ग्रह हैं। तो जब ये कुंभ राशि में जाते हैं तो पुनः अपने स्वभाव यानी सात्विक स्वभाव में आ जाते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ उसमें प्रवेश करते हैं। और वैसे तो ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, परंतु गुरु इसमें अपने नैसर्गिक स्वभाव में रहते हैं। पुराणों के अनुसार जब गुरु कुंभ राशि में थे तभी समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकला था, जो कि एक कुंभ में ही निकला था और वो विष्णु भगवान ने उसे राक्षसों से बचाया था और उसी क्रम में उस कुंभ में से 4 बूंदें 4 जगह गिरी थी जहाँ कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में कुंभ मेला जब गुरु कुंभ राशि में रहते हैं और सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में रहते हैं तब लगता है। तो इस बार भी ये संयोग बन रहा है, परंतु हो सकता है कि कोरोना की वजह से ये मेले का आयोजन ना किया जाए। तो इसलिए गुरु का कुंभ में गोचर इतना प्रमुख माना जाता है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, महत्व है उसका। हमारे ग्रुप के सम्मानित सदस्य डॉक्टर धर्म सिंह जी का प्रश्न कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उनका प्रश्न देवगुरु के संबंध में ही है। उनका प्रश्न है कि गुरु पंचम, सप्तम और एकादश भाव में अपना कारकत्व खो देते हैं क्या? जी मनीषा जी, डॉक्टर धर्म सिंह जी का प्रश्न तो बहुत अच्छा है, परंतु इसमें विद्वानों के अलग अलग मत हैं, किसी की भी एक राय नहीं है। 7वां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है और गुरु ज्ञान और विस्तार के आध्यात्म के कारक हैं। तो सप्तम भाव में अगर गुरु बैठेंगे तो हमारी पर्सनालिटी को तो बहुत अच्छा बना देंगे, उसमें निखार लाएंगे और सप्तम भाव से के जो कारक हैं, कारकत्व हैं, उनमें भी वृद्धि करेंगे, जैसे कि बिजनेस के लिए लोगों से मिलना जुलना, विदेशों से संबंध, पार्टनरशिप, इसमें भी वो वृद्धि ही करेंगे। परंतु 7वां भाव विवाह का भी भाव है और हमारे स्पाउस का भी भाव है, तो अगर उसमें वृद्धि होने लगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मतलब कई कारकत्वों को बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कारकत्व का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गुरु वहाँ अपना कारकत्व खो देते हैं। ऐसे ही 11वां भाव जो हमारे इच्छा पूर्ति का भाव है, तो ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं भौतिक ही होती हैं, मतलब पैसे और मटेरियलिस्टिक इच्छाएं होती हैं और गुरु हैं आध्यात्म के कारक।
तो हमारे इच्छाओं का विस्तार होता जाएगा और हम इस भौतिक जगत में ही उलझे रह जाएंगे। और गुरु ये नहीं चाहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गुरु का यहाँ कारकत्व खत्म हो जाता है। यानी गुरु हमको आध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं, परंतु शुभ ग्रह हैं तो जो हमारी इच्छाएं हैं उनको की पूर्ति भी करते हैं, परंतु एक्चुअल गुरु का कारकत्व ये नहीं है। पंचम भाव ज्ञान का भाव है और गुरु अगर वहाँ, वैसे तो गुरु का त्रिकोण भाव में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो पंचम भाव में गुरु बैठ के ज्ञान की वृद्धि करेंगे, ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष हो जाता है तो फिर वो इस सांसारिक मोह माया में बंधना नहीं चाहता है, तो वहाँ फिर वो शादीशुदा जिंदगी नहीं जिएगा, बाल बच्चे नहीं करना चाहेगा, वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी एक कारक की हानि हो रही है। तो ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि सारे कारकत्व की हानि हो जाएगी, परंतु जब वो विस्तार करते हैं तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका विस्तार होना या विस्तार पाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इन भावों में कहा जाता है कि गुरु के कारकत्व की हानि होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे फेसबुक ग्रुप पर जल्दी ही मनीषा जी द्वारा डॉक्टर धर्म सिंह का लिया हुआ इंटरव्यू प्रसारित होगा, जिसमें डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया हुआ है। कृपया इसे जरूर सुनें। रोग एवं कष्ट के कारक शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। इनके न्याय विधान से देवता भी न बच पाए तो फिर हम मनुष्यों की बिसात क्या है। हम सभी को जीवन में साढ़े साती के कठिन दौर से भी गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि उस दौर में शनि देव मनुष्य के परिशोधन का कार्य करके उसके वास्तविक स्वरूप में एक दिव्य आभा भर देते हैं। आज आप शनि देव के कारकत्व से हमारे दर्शकों का परिचय करवाइए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि ये हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह हैं। ये गैसियस फॉर्म में है। ये हमारे अंदर डिसिप्लिन, धैर्य और विनम्रता ले आते हैं। ये दांतों के, नसों के, मांसपेशियों के और ब्लैडर के कारक हैं। ठंडा, ओल्ड एज, दीर्घता इन सब के कारक हैं। नौकरी, मजदूरी, सेवक और कृषि के कारक हैं। किसी को कंपटीशन अगर क्लियर करना है तो उसकी कुंडली में शनि का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शनि ये हमको डिसिप्लिन सिखाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सबसे आखिरी ग्रह हैं, तो ये हमारे कर्मों की हमें लिमिट बताते हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हमें फल देते हैं। और शनि न्याय के भी कारक हैं और ये तुला राशि में उच्च के होते हैं। क्यों तुला राशि में? क्योंकि ये तुला, जैसा कि उसके सिंबल से ही देखते हैं हम लोग, कि एक तराजू जिसके दोनों पलड़े बराबर हैं, यानी शनि न्याय करते हैं, इसीलिए तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। शनि हमारे, जैसे मैंने कहा कि पुराने कर्मों के फल देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग मॉल में जाते हैं और अपने ट्रॉली में सामान भरते रहते हैं, लेकिन जब बिल देने का टाइम आता है तो हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ खरीदा ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा बिल कैसे आ गया। यही शनि के साथ होता है। जब शनि उसका न्याय करने लगते हैं हमारे कर्मों को, तब हमें लगता है कि हमने तो ये कर्म किए ही नहीं थे। इसलिए सोच समझ के कर्म करिए, शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अगला सवाल श्री अभिषेक अग्रवाल जी का है। ये लुंबक योग के बारे में जानना चाहते हैं। ये योग पत्रिका में कैसे बनता है और यदि यह योग बन रहा है तो इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? लुंबक योग दरअसल एक कुयोग है। इसमें ना ही उधार लेना चाहिए ना उधार देना चाहिए। अगर हम कर्ज लेते हैं तो वो फिर बढ़ता ही चला जाता है, इसलिए इसमें उधार लेने और देने से बचना चाहिए। ये तब बनता है जब रविवार को स्वाति, सोमवार को मूल, मंगलवार को श्रवण, बुधवार को उत्तरा भाद्रपद, गुरुवार को कृतिका, शुक्रवार को पुनर्वसु और शनिवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो। तो ऐसे नक्षत्र जिस दिन पड़े तो लुंबक योग बनता है।
एक सवाल रिद्धि पांड्या जी का है। इनका जन्म 23 अगस्त 93 को गुजरात के भावनगर में हुआ है। इनकी एंगेजमेंट एक बार टूट चुकी है। इनकी शादी कब तक होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा? रिद्धि पांड्या जी की मेष लग्न की कुंडली बनती है, तुला राशि है। अभी इनकी बुध की महादशा चल रही है। गोचर में देखें तो गुरु इनके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो इस साल 6 अप्रैल के बाद से इनका विवाह का योग शुरू हो गया है। ईश्वर ने चाहा तो इस साल इनका विवाह हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छा योग है। वैसे योग तो अगले साल तक भी है, परंतु प्रयास करें, इस साल हो जाना चाहिए। लड़का इनको अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा, परिवार भी संपन्न होगा। कुछ उपाय कर लें आप कि नहाने के पानी में थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाल के स्नान करें और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनें और हो सके तो नमक का परहेज करें, यानी कि नमक नहीं खाएं। तो ईश्वर ने चाहा तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। अनुपमा जी, मैंने सुना है कि रामचरितमानस के बाल कांड के पुष्प वाटिका प्रसंग का पाठ नित्य करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है, साथ ही विवाह भी शीघ्र हो जाता है। रिद्धि जी, अनुपमा जी के उपाय के साथ ही इस उपाय को भी करने का प्रयास करिए। हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रिद्धि जी, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हार्दिक आभार अनुपमा जी, आपके जवाब शानदार हैं। आपके सहयोग एवं हमारी टीम के मार्गदर्शन से एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। दर्शकों से भी आग्रह है कि अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका एक लाइक हमारा बहुत उत्साहवर्धन करता है। धन्यवाद।